गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 6 की। 6 नंबर चैप्टर में हमने उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाओं की बात जो है वो कर ली थी। आज इम्पोर्टेंट अभिक्रिया की बात करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया की जो है बात करने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक और नाम दिया जाता है अपौपचय। अपौपचय अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपौपचय अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। अर्थात अगर हम बात करें ये कहते किसे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों क्या हैं, साथ साथ चलते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो दूसरे के द्वारा, एक द्वारा तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और एक द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, अपचयित। एक तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, और एक क्या हो जाएगा, अपचयित। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं जो हैं वो साथ साथ होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स या अपौपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि Zn जो है वो CuSO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। इसमें Zn का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और Cu का क्या हो जाता है, अपचयन जो है वो हो जाता है। इसका तो अपचयन हो जाएगा और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो हो जाती है। तो Zn का किस में ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे Zn का तो ZnSO4 में ऑक्सीकरण, ठीक है, और Cu का जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 का किस में अपचयन हो जाता है, Cu में अपचयन हो जाता है। Cu में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। अर्थात एक ही अभिक्रिया के अंदर दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये रिएक्शन जो है वो पूछी गई है। कई बार परीक्षाओं में ये रिएक्शन जो है वो पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, इसी प्रकार जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ये 3 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके 2 अणु आयरन के और साथ में 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है। तो यहाँ पे Fe2O3 जो है उसका आयरन में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। उसका किस में अपचयन हो जाता है, आयरन में अपचयन हो जाता है, और CO का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, CO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। किस में ऑक्सीकरण हो जाता है, CO2 के अंदर ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, उसे तो ऑक्सीकृत कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचायक बोला जाता है। अर्थात अपचायक किसे बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन दाता हो, और ऑक्सीकारक क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो। इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, ग्रहण करता हो। क्या करता हो, ग्रहण करता हो। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन से होते हैं, ऑक्सीकारक, और इलेक्ट्रॉन दाता कौन होते हैं, अपचायक। तो ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो है अगली अभिक्रिया, उदासीनीकरण। शुरुआत में भी ये नाम आया था और अभी फिर से आ चुका है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया, परिभाषा की बात करें तो अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HCl अम्ल और NaOH क्षार मिलकर NaCl लवण प्लस H2O जल का निर्माण करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। उदासीनीकरण इसको इसलिए बोला जाता है, इसमें बनने वाले लवण जो हैं उनका pH मान कितना होता है, 7 होता है। अर्थात ये उदासीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया की हमने बात कर ली। विलयन की pH अधिक और कम होने का अगर हम लोग बात करें तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तब तो pH
जो है वो 7 से कम होगी, और अगर परबल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो विलयन की पीएच कितनी होगी, 7 से अधिक होगी। एक बार फिर से समझिए क्या बताया मैंने, अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है, किससे, दुर्बल क्षार से, तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, अर्थात वह पदार्थ अम्लीय होगा। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें परबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण जो हैं उनकी पीएच जो है वो 7 से अधिक होगी, अर्थात वो क्षारीय पदार्थ होंगे। विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इसके बाद में आपके नया टॉपिक है उत्प्रेरक। कौन है, उत्प्रेरक। किसकी बात करते हैं, उत्प्रेरक की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में कैटालिस्ट बोला जाता है। उत्प्रेरक की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी परिभाषा की कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं या बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और स्वयं जो हैं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक बोला जाता है। और इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस घटना को क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण बोला जाता है, जबकि इस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि 2KClO3 जो होता है वो MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2KCl + 3O2 में बदल जाता है, जबकि MnO2 वही रहता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार अगर हम बात करें वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल को अगर हाइड्रोजन गैस देंगे किसकी उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वो वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है, वनस्पति घी। प्रश्न आया हुआ है ये, ध्यान रखना। वनस्पति घी कैसे बनता है, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस और साथ में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है, वनस्पति घी जो है वो बनता है। उत्प्रेरकों की अगर बात करें, इनके प्रकारों की, तो इनको अलग अलग जो प्रकार हैं, उत्प्रेरक के प्रकारों की बात करें तो क्रिया, अवस्था आदि के आधार पर इन्हें बांटा गया है। क्रिया, अवस्था, इनके आधार पर इनको बांटा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर बात करते हैं, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर अगर बात करते हैं तो उत्प्रेरक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। एक तो समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक की बात करते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं। तीनों या तो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, तीनों क्या हो, समान भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उत्प्रेरक क्या होंगे, समांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, समांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। विषमांगी की अगर बात करते हैं तो इनमें जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। भौतिक अवस्थाएं जो है वो क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। विषमांगी के अंदर जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे कि N2 गैस है, इसकी क्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, फेरस जो सॉलिड है की उपस्थिति में कराते हैं तो अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं जो है वो समान नहीं है, क्योंकि उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, जबकि ये क्या है, गैस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रकार जो है वो है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो देखिए क्रिया के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो सबसे पहले होता है धनात्मक उत्प्रेरक।
कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, कौन सा होता है? धनात्मक उत्प्रेरक। इसकी अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक, वेग को बढ़ाने वाले, वेग को क्या करने वाले? बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, वो O2 के साथ क्रिया करके किसकी उपस्थिति में? NO के साथ, NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करते हैं 2 नंबर। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है ये क्या करते हैं? वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ग्लिसरॉल की उपस्थिति में वेग जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी के साथ 3 नंबर बात करें सौतेय उत्प्रेरक। सौतेय उत्प्रेरक की बात करते हैं तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो क्या कहलाता है? सौतेय उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एथिल एसीटेट है, वो एसीटिक अम्ल व एथेनॉल में बदलता है, जिसमें ये उत्पाद जो होते हैं वो स्वयं ही क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 4 नंबर है जैव उत्प्रेरक का आया हुआ प्रश्न है। जैव उत्प्रेरक की बात करते हैं तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, अभिक्रिया की गति को क्या करने में? अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के काम में लिए जाने वाले क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें साधारण भाषा में एंजाइम भी कहा जाता है। साधारण भाषा में इनको क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जो है ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये इनकी प्रकृति जो है वो विशिष्ट होती है। प्रकृति क्या होती है? इनकी विशिष्ट होती है। जैसे माल्टोज जो है इसको ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है, तो जैव उत्प्रेरक माल्टेज एंजाइम काम में लिया जाता है। कौन काम में लिया जाता है? माल्टेज काम में लिया जाता है। अगर बात करें तो अब 2 शब्द और आते हैं। एक तो आता है उत्प्रेरक वर्धक, ये प्रश्न भी आया हुआ है, और एक होता है उत्प्रेरक विष। वर्धक का मतलब होता है बढ़ाने वाला। वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिला देते हैं, मिला देने से जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसने क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे। ठीक है, और स्वयं उत्प्रेरक जो नहीं होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके नमोनिया बनाती है। किसकी उपस्थिति में? Fe तो है ही है, क्या है? उत्प्रेरक है। इसके साथ उत्प्रेरक वर्धक क्या मिला दिया? MO। यहाँ MO मोलिब्डेनम चूर्ण जो है वो उत्प्रेरक और Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाकर क्या कर देता है? अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। इसी प्रकार वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करा के, तो वहाँ पे निकल जो है वो उत्प्रेरक का तथा कॉपर जो है Cu जो है वो क्या करता है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं उत्प्रेरक विष की। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर जो क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे N2+3H2 तो क्या बनता है? 2NH3Fe। तो इसे अभिक्रिया में CO और अगर मिला देते हैं उत्प्रेरक के साथ तो अभिक्रिया में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने से क्रियाशीलता कम हो जाती है वो तो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष, और अधिक हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरण के गुण दे रखे हैं, तो गुण आपको बता देता हूँ। यह रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जबकि मात्रा और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही बहुत पर्याप्त होती है। इसके अलावा प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक को काम में ले सकते हैं। ये प्रारंभ अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, ये केवल उसके वेग को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है अभिक्रिया को स्टार्ट करें, स्टार्ट वगैरह इनके बस की बात नहीं है, ये केवल क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो अगर हम प्रतीक दोनों अभिक्रिया में वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं, ये एक निश्चित ताप पर भी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाशीलता जो है वो प्रभावित भी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 6 जो है वो पूरा हो चुका है।